अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मेरा नाम नवीद सुल्तान है। पिछले 2 सालों से तकरीबन 7 अप्रैल से 2021 से अभी तक का हम अपने एक रिव्यू देना चाहते हैं। लास्ट ईयर भी एक रिव्यू दिया था, लेकिन उस टाइम हमारे पास इतना इनफ डेटा था नहीं। तो उस वक़्त हमारे पास ऑनलाइन जो पेशेंट थे या जो हमारे पास फ़िज़िकल थोड़े बहुत आए हुए थे, तो उनके ऊपर हमने जो अपने रिव्यूज़ थे वो दिए थे। लेकिन आज क्योंकि हमारे पास तकरीबन 20 मंथ का डेटा है और इसमें हमारे पास आलमोस्ट तकरीबन 200 के करीब जो है ना पेशेंट्स का डेटा अवेलेबल है। तो इस दौरान हमारे क्या क्या तजर्बात रहे वो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा, जिसको हम कहते हैं एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिसेस। अब पाकिस्तान में आपने देखा होगा या पूरी दुनिया में लोग कह रहे होते हैं कि हम एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिसेस कर रहे होते हैं, लेकिन उनका जो तरीक़ाकार है या मोस्टली इस तरह से है कि वो खुद रिसर्चेस नहीं कर रहे होते, किसी और की रिसर्च को रीड आउट कर रहे होते हैं या उसको देख रहे होते हैं। तो हम क्या करते हैं कि हम अपनी ही रिसर्च को देखते हैं और उसको अपना डेटा कलेक्ट करते हैं। हमने एक सेंट्रल डेटाबेस बना दिया हुआ है, उसमें हमारे सारे साइकोलॉजिस्ट अपना तमाम डेटा एंटर करते हैं। वक्तन फ़वक्तन जो जो हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं उनके ऊपर जो जो टेस्ट हम अप्लाई करते हैं पहले महीने से दूसरे महीने तीसरे महीने, उसके तजर्बात, उसके फैमिली डायनामिक्स, जो बायोसाइकोसोशल मॉडल की हम बात करते हैं उसकी तमाम तर चीज़ें जो है हम इंटर करते हैं। उसके बाद जो डेटा हमारे पास सामने आता है उसकी बेस पर फिर मैं प्रेजेंटेशंस बनाता हूँ। और उन प्रेजेंटेशंस को पाकिस्तान में जो बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस हो रही होती हैं, जहाँ पर एक्सपर्ट्स होते हैं, एडिक्शन के एक्सपर्ट्स होते हैं, एकेडमिया के एक्सपर्ट्स होते हैं, रिसर्च के एक्सपर्ट्स होते हैं, उनके सामने जाकर उनको बयान करता हूँ। फिर उनकी जो एक्सपर्टीज़ होती हैं, उनके जो बयानात होते हैं, उनकी रोशनी में हम अपने काम को मज़ीद बेहतर बनाते हैं। यानी कि हम किसी एक आध बंदे के या किसी एक आध पॉलिसी को नहीं, हम तमाम लोगों की पॉलिसीज़ को, उनकी राय को मद्देनज़र रखते हुए अपने उस ट्रीटमेंट को मज़ीद बेहतर करते हैं। ये बात ठीक है कि यूएनओडीसी के जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको हम अप्लाई किए हुए हैं, लेकिन आगे मज़ीद हम उनको कैसे बेहतर बनाते हैं, अपने इन्वायरमेंट को देखकर, अपने सेटअप को देखकर, अपने कल्चर को देखकर हम उस तरह से काम कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हम बायोसाइकोसोशल एंड स्पिरिचुअल मॉडल के तहत काम कर रहे हैं, तो इसमें आपको मेरी जितनी भी रिसर्चेज या टॉपिक्स नज़र आएंगे उसमें आपको उनकी साइकेट्रिक या मेडिकल के हवाले से भी चीज़ें नज़र आएंगी, आपको उनकी डेवलपमेंटल के हवाले से भी चीज़ें नज़र आएंगी, शिज़ोफ्रेनिया के हवाले से भी नज़र आएंगी, पर्सनालिटी मसाइल के हवाले से भी चीज़ें नज़र आएंगी, फिर फैमिली लाइफ के मुतालिक भी चीज़ें नज़र आएंगी, इंसान की जॉब के हवाले से भी चीज़ें नज़र आएंगी। तो मुख्तलिफ आपको फिर उसके बाद रिलीजियस होने की तरफ भी आपको उनकी बहुत सारी चीज़ें नज़र आएंगी, और तमाम तर चीज़ें या उनकी खुदा के साथ कितनी अटैचमेंट है या उनका बिलीफ किस तरह से है, वो तमाम चीज़ें आपको यहाँ पर नज़र आएंगी। और हम हर एक के ऊपर एक स्टडी करते जा रहे हैं और इस स्टडी को हम आइंदा अगले 10 सालों तक जारी रखेंगे और मज़ीद जो नए लोग आ रहे हैं उनको फिर हम अलहदा दूसरी स्टडी में शामिल करेंगे। अभी तक हमारे पास जो लोग भी हैं, जितने भी लोग आए हैं, उनमें 37% को सेल्फ हार्म का एक टेंडेंसी थी, यानी कि उन्होंने ये बताया कि ज़िंदगी में कभी ना कभी उन्होंने ट्राई किया है अपने आप को ख़त्म करने के लिए। और ये सारे वो वाले लोग हैं जो कि इसके हैं, एडिक्शन के हैं। मैं सिर्फ एडिक्शन की बात करूँगा, बाकी जो ओपीडीज़ के साथ लोग आए उनका डेटा अभी हम नहीं बता रहे। अच्छा, इनमें से भी जो है हमारे पास 23% ख़वातीन आई हैं, ठीक है, और बाकी जो है वो मेल आए हैं। ठीक है, फिर उसके बाद सेल्फ हार्म ट्राई कितने लोगों ने किया? वो सिर्फ 2 लोगों ने किया। यानी कि अगर उनको हज़ारबंद मिला तो उन्होंने देखा कि कोई नहीं है तो चलो मैं अपने आप को कोई ट्राई करता हूँ, कोई मैं फांसी लगा दूँ या कुछ इस तरह से। ठीक है, या फिर क्लिनिक के अंदर की बात कर रहा हूँ, अगर किसी को कोई और मौका मिला किसी तरह से भी उसने ट्राई की, कोशिश की कि मैं अपने आप को सेल्फ हार्म करूँ, जिसके बदले में, जिसके रिज़ल्ट में मेरी मौत वाक़ हो जाए। और यह हकीकत है और बहुत सारे फैमिलीज़ इस चीज़ को सफ़र कर भी रही हैं। और मैं एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूँ या बता इसलिए रहा हूँ कि हम सारे लोग इसका हिस्सा हैं और ये चीज़ें कहीं ना कहीं हमारे साथ मिलती जुलती हैं। इसमें कोई मैं अपने अदारे को ना तो डिग्रेड करना चाहता हूँ, ना मैं उसको प्रमोट करना चाहता हूँ, सिर्फ एक हकीकत बयान करना चाहता हूँ। दूसरा ये है कि 2 इंसान मौत भी हुई, वो किस तरह से? क्लिनिक पर नहीं हुई, लेकिन क्योंकि आइस जो है आपको मालूम है कि बहुत एक एक्टिव कर देती है इंसान को, जिसमें एलुसिनेशन और डिल्यूजन्स भी होती हैं। और फैमिली को जब तक पता चला या उन्होंने अप्रोच की या अदारों तक अप्रोच की, तो ये 2 लोग भी
मालूम हुआ कि उनकी डेथ हो चुकी है और उनके राब्ते करते हुए ही। तो इसीलिए मैं ये कहता हूँ कि जो ही आपको पता चले कि आपका बेटा या बेटी ड्रग यूज़ कर रहे हैं और स्पेशली आइस ले रहे हैं, तो उनको लाजमी आप कहीं ना कहीं किसी भी अच्छे अदारे में एडमिट कर दें ताकि उनका इलाज हो सके। अच्छा, फिर जिन लोगों को हमने पिक किया या जिनमें क्राइसिस इंटरवेंशन की और उन लोगों को लाने की कोशिश की, तो उनमें से 12 लोगों के पास हमने असला देखा या उनके रूम से असला मिला जो कि उनकी फैमिलीज़ को बताया। और अब आप ये देख लें कि एक इंसान जिसके अंदर 37% लोगों के अंदर सुसाइड के आइडिएशन है और 12% के पास अगर असला है, तो वो कितना ज़्यादा हाई रिस्क हो जाता है सुसाइड अटैम्प्ट का। फिर इसी तरह से कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट हमने देखी, वो भी बहुत ज़्यादा मतलब कि हमें मिली। फिर उसके बाद हमने एक और इशू देखा कि HIV कितने लोगों में आ रहा है, तो वो 6% लोगों में, क्योंकि हम मेडिकल लेबॉर्ट्रीज से टेस्ट करवाते हैं, तो उसकी फाइंडिंग्स में हमारे पास 6% लोगों में HIV पॉजिटिव और 5% लोगों में हेपेटाइटिस C पॉजिटिव आया। इसी तरह से अगर हम देखें तो 15% क्लाइंट्स ऐसे हैं जिनके कोर्ट में केसेस चल रहे हैं या उनकी वहाँ पर पहले से उन्होंने कोर्ट का सामना किया या किसी भी इस तरह की चीज़ का जिसको हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी भी पर्सनालिटी डिसऑर्डर के साथ लिंक हो सकता है या करते हैं। इसके अलावा जो मेजर इशू है मैरिटल लाइफ का जो है वो बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट रोल आता है इसमें कि इंसान की बीवी, बच्चे और वालिदैन जो है वो कितना सफ़र करते हैं। तो अगर हम देखें तो 6% लोगों की मंगनियाँ टूटी कि ये बंदा ड्रग ले रहा है तो इसलिए हम इसको रिश्ता नहीं दे रहे, या ये खातून ड्रग ले रही है तो इसका हम रिश्ता नहीं कर रहे। 6% लोगों ने ये भी मतलब कि रिवील किया कि भाई ड्यूरिंग द इंटरव्यू या ड्यूरिंग द इंटरवेंशन के भाई ये चीज़ मेरे साथ हुई। फिर इसी तरह से कन्फ्लिक्ट अगर हम देखें जिन लोगों की शादी हो चुकी है और मियाँ बीवी के आपस में कन्फ्लिक्ट जो हैं वो बने हैं, 22% हमारे पास ये रेशो भी आई है कि भाई मैं तो बस पहले तो लाइफ ठीक थी लेकिन जब से मैं इसमें इन्वॉल्व होता गया हूँ और सारी चीज़। डाइवोर्स 9% लोगों की हुई। अब आप ये देख लें कि कितने ज़्यादा रिस्क फैक्टर्स हैं इंसान के साथ। सेल्फ हार्म भी आ रहा है, फिर उसके बाद असला भी है, साथ में कानूनी चाराजोई भी हो रही है, साथ में ब्रेकअप्स हो रहे हैं, कन्फ्लिक्टेड लाइफ चल रही है, डाइवोर्स हो रही है, फिर साथ में पोलियामेरी जो कि अनमेरिड लोग हैं, यानी कि अनमेरिड लोगों की बहुत सारी ख़वातीन के साथ रवाबित जो थे ये भी जो है 22% रिपोर्ट हुए। तो अब आप ये देख लें कि फिर अगेन HIV की रेशो कहाँ तक जाएगी अगर उसमें भी हम देखें तो। फिर उसी तरह से मैरिड लोगों में अगर हम देखें तो ये 15% था, यानी कि शादीशुदा होते हुए भी, अपने घर में रहते हुए भी तो इस तरह से चल रहे थे और वो भी खुद उन्होंने रिवील किया कि ड्रग से पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। फिर इसी तरह से स्पोर्टिव स्पाउस की अगर हम बात करें तो 28% हैं, यानी कि मियाँ बीवी अगर बीवी ड्रग में सफ़र कर रही हैं या खामद सफ़र कर रहे हैं तो उनकी जो स्पाउस हैं वो 28% लोग जो हैं वो उसमें सपोर्टिव रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जहाँ पर भी रिलैप्स हमने देखा है वहाँ पर मेजॉरिटी जो है वो सपोर्टिव नहीं रही या वो डिक्लाइन में जा रहे हैं, उनका सपोर्ट सिस्टम कम होता जा रहा है। तो ये भी एक अलार्मिंग कैफियत है क्योंकि एडिक्शन वाले इंसान को वो एट अ टाइम बहुत सारी चीज़ों का सामना कर रहा होता है, तो इसलिए हमें चाहिए कि हम उसको सपोर्ट करते रहें। फिर उसके बाद एडिक्शन का अगर हम देखें कि कुछ लोगों ने ये भी रिवील किया कि ये नहीं कि मैं दोस्तों की वजह से ड्रग लेना शुरू हो गया था या गलत सोसाइटी की वजह से लेना शुरू हो गया था। बहुत सारे लोगों के एक्सीडेंट, ख़ासकर मोटरसाइकिल सवार या किसी गाड़ी में या जिस तरह से भी उनके एक्सीडेंट हुए जिसके बाद उनको अनबियरेबल पेन होता रहा। और एक दो केसेस तो इस तरह से भी रिपोर्ट हुए कि किसी ने उनको लाकर कहा कि ये चीज़ आप सुन लो, इससे आपका पेन जो है ना वो ख़त्म होगा। तो उस पेन को ख़त्म करने के लिए जब उन्होंने लिया तो 12%, ये बहुत बड़ी रेशो है 12%, यानी कि अगर 200 लोग हैं तो उनमें से 24 लोगों ने ये बताया कि भाई मैं जो मेरा एक्सीडेंट हुआ या मेरा ऑपरेशन हुआ या मुझे दांत में दर्द हो रहा था या मुझे इस तरह से जो चीज़ थी जो कि पेन के साथ मुतल्लिक़ थी, ठीक है, और इन्होंने मुझे किसी ने इस तरह से ये दिया और उसके बाद मुझे इल्म हुआ कि भाई ये तो हेरोइन है तो मैं अब इसको लेना शुरू हो गया और मैं इसका आदी हो गया हूँ। इस सारी चीज़ का हमें ये आइडिया होता है कि कोई भी इंसान जानबूझ के एडिक्शन में नहीं आता, मतलब उसका कोई शुरू से एक आइडिया नहीं होता कि मैं इसमें आऊँगा। तो याद रखें जब भी अपने क्लाइंट को दाखिल करने की कोशिश करें
उसको सपोर्ट करते रहें, ठीक है। अदारों के साथ सपोर्ट करते रहें, ठीक है। आजकल तो बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है कि आजकल कोई चीज़ छुपी हुई होगी, सब कुछ आपके सामने होता है, आप खुद उसको सपोर्ट कर सकते हो। और यहाँ पर हमने एक और फैमिली डायनामिक भी देखा है, या तो फैमिलीज़ बहुत ज़्यादा उसका अटैचमेंट कर लेती हैं कि हर वक्त उनका दिल चाहता है कि हमारा बच्चा जो कुछ भी कर रहा है वो हमें पता चलता है, या फिर ऐसे होता है कि उसको दाखिल करके निकल जाते हैं, बस मंथली पैसे भेजते रहें तो बस यही निज़ाम चलता रहेगा। ऐसा नहीं है। आप उसको जो आपको अदारा आप अपने ट्रीटमेंट प्लान के तहत आपके साथ रब्ता करता है उसको ज़रूर सपोर्ट करते रहें, और अपने बच्चे की, अपने उस जवान की ज़िंदगी की बेहतरी के लिए दुआएं भी करते रहें, क्योंकि हमारी कोशिश होती है कि अल्लाह पाक उनको सेहत दे और वो अपनी ज़िंदगी में रिहेबिलिटेट हों, अपनी ज़िंदगी में हर तरह से रिहेबिलिटेट हों, वो मेडिकली सेट हों, वो साइकोलॉजिकली सेट हों, उनकी साइकेट्रिक के लिए उसकी जो चीज़ें चल रही हैं वो बेहतर हों, वो क्या नाम है, उसकी शादीशुदा लाइफ ठीक हो, उसके पेरेंट्स के साथ रवाबित ठीक हों, उसके बच्चों के साथ रवाबित ठीक हों, वो अपनी जॉब पर जा सके, वो अपना काम सही कर सके, वो अपनी तालीम सही हासिल कर सके। तमाम तर चीज़ों के ऊपर हम काम करते हैं, उसके टेस्ट वगैरह हम अप्लाई करते हैं, उसके नताइज निकालते हैं, फैमिली के सामने हम उनको बयान करते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ मेरी बात समझ आई होगी, और आपका अगर प्यारा परेशानी का सामना कर रहा है तो पूरे पाकिस्तान में आप हमें रब्ता कर सकते हैं। और अगर आप पाकिस्तान से बाहर हैं तो कोई भी अगर उसमें परेशानी का सामना कर रहा है, क्योंकि बहुत सारे क्लाइंट्स के इस तरह से भी है कि बाहर के ममालिक में उनको वल्नरेबिलिटी के सर्टिफिकेट्स मिल चुके होते हैं और वो पाकिस्तान में आने के लिए उनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा होता है। तो कोई बात नहीं, हमारे पास एडवोकेट्स हैं, और मैं ख़ुद भी लॉ का एक स्टूडेंट हूँ और लॉ कर भी रहा हूँ, ठीक है। तो इन सारे कवानीन को हम बेहतर तौर पर करके उस